राजस्थान में भी चुनावी माहौल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव के लिए कमर कसने के दावे कर चुकी हैं, लेकिन समय समय पर दोनों पार्टियों के अंदर पनपे अंतर विरोध भी सामने आते रहते हैं। बीजेपी की बात करें तो पिछले कुछ सप्ताह से पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उठापटक चल रही है। पार्टी में ये तय नहीं हो पाया है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को संभालेगा। इस पद के लिए सांसद गजेंद्र सिंह का नाम सामने आया, लेकिन माना गया कि केंद्रीय नेतृत्व और सीएम राज्य के बीच इस पर सहमति नहीं बनी। अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद अरुण चतुर्वेदी के नाम पर संभावना जताई जा रही है। हमारी कोर कमेटी में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो हमारा आने वाले समय जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव के लिए क्या रोड प्लान होना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वहीं कांग्रेस मजबूत विपक्ष होने का दावा तो करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं। शाहपुरा में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया, तो वहीं जयपुर में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और कांग्रेस नेता आमीन कागजी के बीच उपजे विवाद पर पार्टी की किरकिरी हुई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बातों बातों में सचिन पायलट पर निशाना साध चुके हैं। इन मसलों पर सचिन पायलट ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी में किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी कारणवश जो अनुशासनहीनता हुई उस पर इमीडिएटली हम लोगों ने एक्शन लिया। सब लोग बैठ के आपस में बात भी कर रहे हैं और जिन दो नेताओं की आप बात कर रहे हैं उन्हें आपस में मिलकर भाईचारे और दूसरे संदेश भी दिया है। सब मामला निपट गया है और मुझे नहीं लगता कि यदि कोई आशंका है कि किसी और प्रदेश के कानून कोने में ऐसी घटना होगी और अगर होती भी है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। आज हमारा फोकस बीजेपी की गलत नीतियों के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। सुंदर जी की सरकार को ऐसे बाहर निकालने का काम वो कर रहे हैं। 2018 के अंत में प्रदेश में चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में दोनों ही पार्टियों में अंतर विरोध सामने आ रहा है, उससे साफ लगता है कि संगठनात्मक मजबूती के दावे कितने कमजोर हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान है, तो एक तरफ टिकट को लेकर जबरदस्त अंतरकलह। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा कि देश की राजनीति पे तो सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन उससे पहले यानी कि 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। और ये चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के चुनाव होंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। वजह साफ है कि यहां पे तीनों ही जगह भाजपा काबिज है। लेकिन बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी जहां मिशन 180 लेकर के चल रही है, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए लालायित है। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अब तक यानी कि पिछले कुछ समय तक अशोक परनामी रहे। अभी भूमिका जिस तरह की दिखाई दे रही है, अशोक परनामी उसी भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, निवृत्तमान अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और ये बात स्वीकार भी कर ली गई है। लेकिन उनकी भूमिका फिलहाल ऐसे ही नजर आ रही है। यहां 2 बातें सामने आती हैं कि पार्टियां चुनावी जंग में आएंगी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगी। क्या सचिन पायलट अभी जो गतिरोध है, टिकटों की भीड़ पड़ेगी, उसको अपने बूते पाट पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मिशन 180 का क्या होगा, क्योंकि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को अब तक नियुक्त नहीं किया जाना एक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है कि जहां अभी तक अध्यक्ष का तय नहीं हो पाया है, वैसे में मिशन में कामयाब कैसे होंगे। चलो इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और ये एक ऐसा सियासी मुद्दा है जिसकी डेप्थ क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा। और इसी मायने में है कि जहां भाजपा को 25 लोकसभा सीट और 163 विधानसभा सीट मिली हो, उस राजनीतिक दल का क्या होगा। और क्या वापसी के लिए जिस तरह के कांग्रेस में झगड़े देख रहे हैं, क्या टिकटों की दौड़ कहें इसे, क्या कार्यकर्ताओं का वो मनोबल कहें इसे कि जिसका दावा कांग्रेस में किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में इस वक्त होड़ मची हुई है कि ज्यादा से ज्यादा कौन आगे आ सकता है, टिकट की दौड़ की बात है। खैर चले, जो भी अपने अपने स्तर पे है, लेकिन दोनों तरफ से काफी कवायदें शुरू कर दी गई हैं।
लेकिन इस सियासत के रंग कैसे चढ़ पाएंगे, क्या होगा, किस तरह का रंग बदलेगा, इस पहलू को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, दीपक भाकर जी भाजपा नेता हमारे साथ है, संगीता गर्ग जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं दीपक भाकर साहब आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मिशन 180 आपका, वो रूलिंग पार्टी आपकी है, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है पार्टी। देखिए, मिशन 180 की जो बात कह रहे हैं आप, वो हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था। जो हमारी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई थी जोधपुर में, उसी के पहले हमने कर लिया था, जो कि मुझे लगता है करीबन 1 साल पहले की बात है। तो कांग्रेस तो अब इलेक्शन मोड में आई है, हम इलेक्शन मोड में बहुत पहले आ गए थे। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, देखिए ये जगजाहिर बात है कि स्वयं प्रणामी जी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था, और ये आप भी जानते हैं कि एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है कि जब भी कहीं इस्तीफा होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था तक या कोई और जब तक नया व्यक्ति आता है तब तक उस व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार होता है, तो वो उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी पार्टी की ये रही है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने आप में अध्यक्ष होता है, क्योंकि हर अध्यक्ष एक कार्यकर्ता होता है। तो इसलिए कार्य अध्यक्ष जब भी आएंगे, अभी हमारे पास अध्यक्ष हैं ही आज की तारीख में, और पार्टी का काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी बात, हमारे संगठन महामंत्री का पद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आप कह सकते हैं आर्मी के हिसाब से 2IC बोला जाता है, सेकेंड इन कमांड माने जाते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और उनका कार्यक्षेत्र भी लगभग बराबर का होता है। तो आप ये देखिए, पार्टी के कार्यक्रमों में पिछले 1 महीनों में या 1 महीने में आप कहिए, कहीं कोई कमी नहीं आई है। कार्यकर्ताओं का जोश वैसा का वैसा है, लोगों के बीच जाके हम काम कर रहे हैं, उनको अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, और उनसे हम एक बार फिर जनमत की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी में और कांग्रेस में एक मूल फर्क यही होता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम जनमत से सरकार चलाते हैं, वो जनपद से सरकार चलाते थे। तो एक मूल फर्क तो यही आ गया, जिसके बारे में जनता को हमने पहले भी बताया, तो आज भी जानती है। तो देश की जनता और आपका राजस्थान प्रदेश की बात करें तो बड़ी इंटेलिजेंट है, वोटर्स बड़े इंटेलिजेंट हो गए, आप उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार तो जनमत से ही चलती है, आपकी चलती हो चाहे इनकी चलती हो या किसी गठबंधन की चलती हो, ये जनपद से चलती थी योगेंद्र। नहीं, मैं कहूंगा कि सरकार तो जनमत से ही चलती है, चाहे किसी की भी हो। तो ये बताइए कि जनमत क्या जनपद में निवास करता है? जी, यूपीए के शासनकाल में ऐसा ही था, उसके पहले भी ऐसा ही था, बहुत वर्षों तक। लेकिन ये जो पावर दी सत्ता चलाने की, ये तो जनमत ने दी। यही देखिए, यही बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। हम लोकतंत्र की जो खुशबू हर पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, उसके अंदर कांग्रेस हमेशा दोड़ा बन के आई, क्योंकि उनके यहाँ ये हमेशा सत्ता का विकेंद्रीकरण की जगह सत्ता एक केंद्र में एक व्यक्ति के विषय की गोदी में जाके बैठ जाती थी। आप भी जानते क्या है, चाहे अधिकारी वर्ग हो, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जो प्रधानमंत्री के, लेकिन हम राजस्थान के राजनीति पे लौटना चाहेंगे भाकर साहब, हम देखिए डाइवर्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर हम बहुत सारी राजस्थान पे बहुत सारी बातें आएंगी। संगीता जी हमारे साथ में। संगीता जी, मिशन 180 बीजेपी लेकर के चल रही है, कितनी कामयाब होगी यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी जो मंसूबे हैं वो 180 के लेकर चल रहे हैं। आप लोग सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो पार्टी आपके बिस्तर पे है, गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे हालात में मकसद में कामयाब कैसे होगी कांग्रेस? देखिए योगेंद्र जी, आपने कहा गुटबाजी, हमारी पार्टी एक परिवार है, और परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। और कुछ चीजें जो आप कहना चाह रहे हो गुटबाजी तो कहीं कोई है ही नहीं, ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें कि कुछ छोटी सी कहा सुनी को, जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना और उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना कि इस तरीके से। अभी तो हमारी पार्टी में सभी लोग एकजुट हैं और पूरा परिवार है और परिवार की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भाकर जी की कुछ बातों को कोट करना चाहूंगी कि इन्होंने कहा इलेक्शन मोड। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, उसके बाद से ही जनता के लिए तो कुछ किया नहीं, और उसी के बाद से जब ये सत्ता में आ गए तो इनका जो दूसरा जो नजरिया था वो 2018 के चुनाव पर रहा। जनता से कोई लेना देना ये सरोकार रहा नहीं, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि 2018 में हम वापसी कैसे करेंगे। तो ये इलेक्शन मोड में, वाकई इलेक्शन मोड में ही थे, तो जनता का आपने काम किया नहीं, आप इलेक्शन मोड में तभी से ही थे, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जनता इस बात को देख रही है कि आपने जब जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, तो 2018 के चुनाव में आप किस तरीके से वापस आएंगे। जबकि राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सत्ता में वापसी करे या सत्ता में आने के लिए उसका जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो
जनता के काम ही होते हैं या जनता के लिए विकास कार्य करना होते हैं। लेकिन आपने तो खुद ही कह दिया कि हम इलेक्शन मोड में बहुत पहले से ही थे। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये कह रहे थे कि नहीं, देखिए इनका तो मिशन है 2019 से इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकली है बीजेपी। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो 2013-14 के बाद से इनका जो पूरा फोकस था वो वापस 2018-19 पर ही था। जनता से कोई सरोकार था ही नहीं ना। दूसरी बात फिर इन्होंने कहा कि कांग्रेस जनपद से चलाती थी, हम जनपद से चलाते हैं। तो मैं एक चीज भाकर जी को क्लियर करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, तो 60 साल शासन किस तरीके से किया? क्या बिना लोकतंत्र के किया? क्या बिना जनता के उससे किया? मतलब आप दोहरी बातें कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो जनपद से चलती थी। देखिए, जनता अगर साथ नहीं होती तो 60 साल शासन कैसे किया जाता? अगर हमने 60 साल शासन किया तो निश्चित रूप से जनता के सहयोग से, जनता के विश्वास से और जनता के वोट के माध्यम से ही किया। और एक बात आपने कहा लोकतंत्र का दुर्भाग्य, आपको अपनी बात को सुधारना चाहिए। लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनता के वोट के माध्यम से या जनादेश के माध्यम से सरकारें चला करती हैं और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। और आपने इसको दुर्भाग्य कह दिया, तो आपको अपनी बात को सुधार करना चाहिए। ये दुर्भाग्य नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां जनता का जो जनाधार होता है वो सर्वोपरि होता है। और चौथी बात बताना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से कहा कि हम 2018 में वापसी करेंगे, तो मुझे संदेह होता है कि आप 2018 में वापसी कैसे करेंगे। मैं आप ही की बातों को बार बार लेना चाह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। जो बातें आपने कही कि हम तो इलेक्शन मोड में पहले से ही थे, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो को वापस बक्से में रख दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। आपका जो उद्देश्य था या फोकस था वो वापस। संगीता जी, बड़ी बात है आप लोग कह रहे हैं। अगर आप लोगों के पास में इस तरह के फैक्ट्स हैं कि जो स्वराज संकल्प पत्र तैयार किया था उसको बक्से में बंद करके भाजपा भूल गई, तो जनता के बीच लेके जाइए। ये लोग तो अपने योजनाओं का दावा कर रहे हैं, केंद्र की जो योजना हो चाहे स्टेट की योजना हो, उन्हीं के बूते 180 का जो मिशन लेके चल रहे हैं 2019 लेकर के चल रहे, उसको साधने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आपके पास आऊंगा। चलिए, ओम सैनी साहब हमारे साथ में हैं। ओम जी, राजनीति देखिए अपने अपने दावे बेशक करती हो, बीजेपी करती हो चाहे कांग्रेस करती हो, लेकिन हालात आपके सामने। बीजेपी का 180 का मिशन कैसे पूरा होगा? प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, बेशक आज बीजेपी ये दावे करती हो कि हमारा काम चल रहा है, काम काफी लंबे समय तक संगठन महामंत्री के बिना भी चला, जिसके लिए भाकर साहब अभी कह रहे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो लंबे समय तक खाली रहा। अभी प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और ये मैसेज ये गया था सामने कि तुरंत इसकी घोषणा होने वाली है, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है और घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर पार्टी में जो कुछ होना चाहिए वो ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर बात कांग्रेस की करें तो आपने देखा भी हालात, अभी मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान चल रहा है, लेकिन उस बूथ और गौरव की स्थिति आपने छापरा में देखी। तो ये जो हालात हैं, अभी ये एक ऐसा वक्त है कि जहां पे राजनीतिक दलों को अपना मिशन साधने की कोशिश करनी चाहिए। और यहां तो हालात जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक राजनीति का एक अलग ही नजरिया और एक अलग ही रंग नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी। सबसे पहले तो ये आपने जो 3 सवाल मुझसे किए, मैं एक बात तो ये बता दूं कि जो राजस्थान का इतिहास ही चलें, क्यों देश की बात करें, राजस्थान के इतिहास में ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर पंचायती राज से लेकर के और फेडरलिज्म से लड़ाई को लेकर के और जमीनों के भूमि सुधार को लेकर के राजस्थान में बहुत बड़ा काम हुआ है और वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो चुनी हुई पार्टी ने किया है। जनसंघ का या बीजेपी का तो कोई अता पता ही नहीं था उस जमाने में। तो पहले तो इतिहास को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, उस तरीके से बयान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो 12% वोट लेके 2014 में आपने केंद्र में सरकार स्थापित की थी और जिस तरीके की नई परिपाटी के माध्यम से आप सरकारें स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसको लेकर के बड़ा असंतोष है। और वो असंतोष अपने आप में एक क्या कहते हैं उसको, कोलिएशन गवर्नमेंट की ओर जाने का सिलसिला बन रहा है। प्रतिपक्ष किस तरीके से अपने आप को इकट्ठा करना वो अलग बात है। साथ साथ में आपके लिए बड़ी मुश्किल राजस्थान में ये हो रही है कि आप जिस बात को कह रहे हैं कि हमारा बड़ा कैडर बेस है और बड़ा यूं सिलसिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये बड़ बोले हैं 180 और 25
सीटें, ये बड़ा मुश्किल काम है। वो एक लहर थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई, बड़ा महंगाई का जो दौर चल रहा है, बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है, पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको परेशान करने वाली होनी चाहिए। आप उनकी चर्चा नहीं कर रहे, आप फिर वही बड़बोलेपन पे फंस रहे हैं और साथ साथ में अपने संगठन को आप स्थापित करना चाहते हैं कि बिगड़ प्रदेश अध्यक्ष का सब कुछ हो जाएगा। आपकी बातों को जो इतिहास जानता है, जैसे हम लोग, हमारा काम यही है कि हम ये देखें कि मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने जो सबसे बड़ा संकट आलाकमान के साथ में विवाद कर रहा है, उस संकट का ही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नियुक्त करने की चेष्टा की जा रही है जो केंद्र के हिसाब से, आलाकमान के हिसाब से चले। आपने, लगता यह है कि जैसे मुख्यमंत्री ने बाजी मार ली है और शायद कोई ऐसा रास्ता निकल रहा है जिसकी वजह से कोई आदमी यहां पर हो जाएगा। 5-6 नाम है, वो भी सारे चर्चा में हैं। तो ऐसे में ये मत बताइए कि आपके यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ बहुत सुविधा के साथ में, बड़ा बेहतर तरीके से, स्वाद्र के साथ में हो रहा है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके संकट में, और साथ साथ में कांग्रेस को ये खाम ख्याल ही हो रही है कि हम तो खटाक से अपने आप को शासन में ले आएंगे, और वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कई सारे, देखिए कांग्रेस में, लेकिन ये कांग्रेस में नया नहीं है। कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शंस होते रहे हैं, सन 52 से लेकर आज तक होते रहे हैं। मैं आपको गिना सकता हूं कि सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहले कांग्रेस में बगावत हुई पूरे मुल्क के अंदर, तो वो राजस्थान से हुई। कुंभाराम चौधरी पहले आदमी थे जिन्होंने ये बगावत की कांग्रेस के अंदर, और वो केंद्र के आलाकमान के जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के खिलाफ की थी, और वो उसके साथ साथ में सब चल। लेकिन जनता का जो स्वरूप है, जनता के जो सेक्रीफाइसेस कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, जो लाभ मिले हैं, सामंतशाही के खिलाफ लड़ने के, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ने के, ब्रिटिश शासन के साथ में लड़ने के, वो सारे लाभ कांग्रेस को मिले हैं। तो आप उस पार्टी को यूं इतनी हिकारत के साथ में पेश कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि बड़ी नाइंसाफी होगी। कहना ये चाहिए कि आप भी इमर्ज हो रहे हैं, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन आप भी इस वक्त उसी संकट में फंसे हैं जिस संकट में कांग्रेस फंस के निकलती रहती है। और आपका अगर फंसना देखा, वो आजमाइश अब होने वाली है। तो मुझे याद है कि भैरव सिंह शेखावत भी बहुत कोशिश करते रहे कि अपना स्वयं की पार्टी का शासन स्थापित, लेकिन कोलिशन से ही सफल हुए। ये लाभ जाता है या नाम जाता है तो वसुंधरा जी को जाता है, जिन्होंने पहली बार 120 सीटें ला करके और भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में स्थापित किया। और दूसरी बार जो भ्रष्टाचार का एक दृश्य बना, उसका जो लाभ मिला वो तो पूरे देश में, मतलब आपकी पार्टी को मिला 31% कुछ वोट मिले आपको, उससे आपने एक वो आंकड़ा हासिल किया जिससे कि राज्य स्थापित होता है, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन आपको अब उसमें नहीं रहना चाहिए, जनता के बीच, जनता से जो प्रोमिसेस आपने किए वो करें। तो मेरा ख्याल है कि आपके संगठन एक सवाल ओम जी मेरा आपसे, दीपक भाकर साहब ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के बिना भी पार्टी का काम चल रहा है, सारी तैयारियां चल रही हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अभी जो स्थितियां सामने आ रही हैं, वो चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो या बिहार का रहा हो, कहीं का भी चुनाव हो, कर्नाटक भी हो, चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी सामने आती है बीजेपी के पास में। प्रदेश अध्यक्ष क्या एक ऐसा फेस होना चाहिए कि जिसके नाम पे लोग वोट डाल सके, या फिर बस एक कवायद के लिए उसे लाया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष है, वहां चलिए बेटे, जब घर में मैरिज है तो बेटी हो चाहे बेटा, उसका अगर बाप होता है तो थोड़ा सा रस्म अदायगी ज्यादा हो जाती है, ठीक रहता है। तो इस चुनाव में भी होना तो यही है कि 3 राज्य जो भाजपा शासित हैं, मुझे जो लगता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह चेहरा रहेंगे। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पे कुछ आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? योगेश जी, राजस्थान की स्थिति बहुत अलग है। राजस्थान में जो कुछ हासिल हुआ है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा जी की हैसियत से हासिल हुआ है। 163 स्थान जब मिले थे, जब लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, और एक मैसेज जा रहा था पूरी जनता के बीच में कि अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व आएगा जो इस भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के साथ में चल रहा है उससे मुक्ति का रास्ता होगा। और वो नाराजगियों के बावजूद, बहुत अच्छे शासन के बावजूद, बहुत बेहतरीन फ्लैगशिप योजनाओं के बावजूद अशोक गहलोत पराजित हुए। 163 स्थान वसुंधरा जी को मिले। वसुंधरा जी ने वो जो वोट हासिल करने की जो एक उनका जो समीकरण था वो अलग किस्म का था। प्रमोद महाजन और अडवाणी जी ने एक रास्ता बताया कि आप विभिन्न जातियों के बीच में जाइए, उन जातियों का आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो वो उन्होंने जिस तरीके के पूरे राजसमंद से लेकर के पूरे प्रदेश में घूमी तो उन्होंने स्थापित किया। अभी भी वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसी बिना पर उन्होंने आला कमान को चुनौती दी, पहले राजनाथ सिंह जी को दी, फिर गडकरी को दी, और वो इनको भी देना चाहती हैं। लेकिन वो लोकसभा के जो चुनाव में विजय जिस तरीके से हासिल की मोदी जी ने और अमित शाह की जोड़ी ने, तो उसको देख करके थोड़ी रुकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से वो घूम रही हैं,
उस तरीके से वो वही चाहती हैं कि उनकी मर्जी का ही यहाँ पर अध्यक्ष होना चाहिए, तभी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। और मेरा असल ख्याल है कि शायद इस बात को महसूस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि राजस्थान में वसुंधरा जी को इस तरीके से आहत करके आप सरकार बनाने की ओर नहीं जा सकते, तो उनको संतुष्ट करने का प्रयास। 2019 काफी महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए भी रहेगा कि आपको लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीट में से अगर हिस्सेदारी चाहिए तो यहां के नेताओं के अकॉर्डिंग आपको अपनी कदम आगे बढ़ाना होगा, उस पर विचार करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष का जो एक मुद्दा है वो भी यही वजह है। बेशक बीजेपी दावे कुछ भी करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो मंसूबे पहले से पाल करके आला कमान बैठे हुए थे वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और अब तय करना है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। हाल ही के अंदर अभी कहा भी गया था कि बस 2-3 दिन में काम निपट जाएगा। केंद्र के स्तर पे भी जब बात अमित शाह से की गई थी तो उन्होंने भी प्रेस को यही कहा था कि राजस्थान का मुद्दा 2-3 दिन में निपटा दिया जाएगा, लेकिन इस बात को भी करीब 7 से 8 दिन हो चुके हैं। यहां के नेताओं से जब बात की गई थी तो कहा गया था कि 2-3 दिन में मामला निपट जाएगा। और जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मिलने गई थी केंद्रीय नेतृत्व से, तो जब उनसे पूछा था कि राजस्थान प्रदेश को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा भी था कि मेरे फेस को देख लीजिए। यानी कि उनकी जो मुस्कुराहट थी उससे था कि सब कुछ मैनेज हो चुका है। और लेकिन अभी तक ये पार्टी आलाकमान यहां घोषित नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार फिर दीपक भाकर साहब के पास में जाना चाहेंगे। भाकर साहब, पिछली बार की और अब की स्थितियों में बहुत अंतर है। आप जहां बैठे होते हैं, कोई राजनीतिक दल हो, एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप कहीं देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कि गुजरात में हमारी वापसी कैसे हुई, गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। गुजरात में जहां 3 अंकों में आपके सीटें थी वो 2 में चली गई, तो वहां भी कुछ न कुछ असर है। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक आपकी सरकार रही, तो वसुंधरा राजे जब 2013 के अंदर यहां वोट जितने गेन किए थे उतने शिवराज सिंह रमन सिंह नहीं कर पाए। तो एक सत्ता के खिलाफ थोड़ा सा एक स्वाभाविक है ये। ऐसे में 180 की आप बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, तो ये कामयाब कैसे हो पाएंगे? और आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से बिना भी काम चल रहा है। नहीं, देखिए, हाँ योगेंद्र जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के बिना भी काम चल रहा। हमारा ये कहना था कि प्रणामी जी तब तक अध्यक्ष है जब तक कि कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं आ जाता। तो प्रणामी जी आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मैंने कहा था। दूसरी बात जो आप कहते हैं, देखिए हम नेगेटिव वोटिंग के आधार पर नहीं, कांग्रेस तो नेगेटिव वोटिंग के हिसाब से चल रही है कि चलो बीजेपी से स्तर पे, आप की पार्टी के स्तर पे प्रेस रिलीज जारी की गई है, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वाभाविक रूप से होते ही हैं, कहीं ये नहीं आया कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। नहीं, जब वो प्रेस रिलीज जो जारी हुई, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद हैं उन्हें बनाया गया। उसके अलावा राजस्थान, उसमें साफ लिखा हुआ था कि राजस्थान प्रदेश से भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी को पद मुक्त कर दिया गया है। तो कार्यवाहक के रूप में जी आप लोग रख रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने तो ये नहीं कहा कि आगे की जिम्मेदारी जब तक कोई नई पार्टी के संविधान के हिसाब से जब तक दूसरा अध्यक्ष नया नहीं आता तब तक पहला अध्यक्ष वो कार्य करता रहेगा। देखिए बिना अध्यक्ष के तो सीट खाली नहीं छोड़ी जाती है ना, आप कहीं भी देख लें तो संविधान के हिसाब से वो तब तक अध्यक्ष है जब तक दूसरा अध्यक्ष नहीं आता। उपाध्यक्ष रहता है ना, तो नहीं, हमारे पास अध्यक्ष है अभी जब तक वो नहीं। लेकिन ये चलिए आपका लोकल लेवल पे मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि या तो उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है, और प्रदेश अध्यक्ष से वही भूमिका निभाता है तो फिर रेजिग्नेशन की आवश्यकता ही नहीं है, आप उनको रेगुलर रखना चाहिए। देखिए स्वयं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है जिसके अंदर चर्चा करते हैं आपस में, केंद्र और राज्य चर्चा करेंगे, उसके बाद नाम फाइनल करेंगे। उन्होंने कह दिया 26 के बाद कभी भी किया जा सकता है, उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की थी। लेकिन जैसा संगीता जी ने अपने बात को बोला कि हमारे यहाँ एक पारिवारिक पार्टी, मैं इनको ये बताना चाहता था कि उनके साथ शब्दों में थोड़ा इधर उधर हो गए कि उनके परिवार एक पार्टी है, हमारे पार्टी एक परिवार है। तो दोनों में एक मूल फर्क दोनों पार्टियों में यही आ रहा है। देखिए सबको बताए कि हमारी पार्टी एक परिवार है। संगीता जी पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश जानता है इस बात को कि आपके एक परिवार ही है जिसके इर्द गिर्द ही पार्टी घूमती रही है, सालों से चलती रही है, आगे भी होगा। हमारा तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं मालूम। अगर आपके सब चीज चला तो हमें मालूम है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो देखिए आपकी स्थिति के बारे में पूरे देश को मालूम है, सबको मालूम है। अब आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश करें तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। जहां तक आप कुछ पूछना, जी बताइए। नहीं, आपका दूसरा क्वेश्चन बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि प्रदेश, पहले कहा भी कि हमारी पार्टी का काम चल रहा है, पार्टी का काम तो चल रहा है, लेकिन पार्टी में आपके जो डिसीजन होने चाहिए थे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा फास्ट डिसीजन होगा, ऊपर कोई एक ऐसा सशक्त नेतृत्व बैठा हुआ था,
ये सब चीजें कार्यकर्ताओं पे असर डालती हैं। ये असर क्यों डालती है मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, है कि भवानी सिंह राजावत का जो जी कैसे घुट रहा है बीजेपी के अंदर, जो लंबे समय से पार्टी में चलते आ रहे हैं। तो इस तरह के और भी कार्यकर्ता होंगे जो धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं कि मेरा तो अब दम भरने लगा है भाजपा में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत पर। एक तरफ भाजपा मिशन 180 मिशन 2019 में लगी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस वापसी के लिए कि हम सत्ता में वापसी आए। ब्रेक से पहले मैं भाकर साहब आपके पास में था, आप मिशन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता उस मिशन में सहयोग कैसे करेंगे जब अगर पार्टी के जो विधायक है वो कहें कि पार्टी में हमारा दम घुटने लगा है। तो कुछ ऐसा करिए कि दम तो कम से कम ना घुटे। अगर पार्टी में दम घुट रहा है तो आप परिवार की बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल बात है आपके मिशन को लेकर के। नहीं, देखिए हमारे बड़ा स्पष्ट है, सर चीजें हमारी साफ नीयत है और सही विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, देखिए कुछ एक अपवाद हो सकते हैं जहां पे कि किसी विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये सिर्फ हमारी ही पार्टी में संभव है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और जो चाहे आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे यहां दम नहीं घुटता। हम अगर गला घोंटा होता तो आप खुद बताइए क्या उनके गले से ये आवाज निकलती? ये तो कांग्रेस में होता है कि वो अपनी बात कह नहीं पाता, मन महसूस के रह जाते हैं। वो जानते हैं साहब क्या कांग्रेस कपड़े फाड़ देते हैं, बोल नहीं पाते और कपड़े फाड़ देते हैं, जूतम पैजा हो जाती है, सिर्फ फुटबॉल हो जाती है, गाली गलौच हो जाएगी। पर हमारे यहाँ एक व्यक्ति अपने मन की अगर कोई बात है उसके अंदर तो व्यक्त कर सकता है, बात रख सकता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। पार्टी के अंदर भी रख सकता है अगर उसे गंभीर बात रखती है, और गंभीर बात नहीं होती, इतनी ज्यादा कोई विशेष नहीं होती, तो बाहर रख सकता है, बोल सकता है मुझे तकलीफ है। आप कल्पना कीजिए क्या ये बात कांग्रेस के किसी व्यक्ति के अंदर संभव है? होता तो अभी तक तो उनके साथ नहीं क्या किया गया। हमारे हम जानते हैं आर्थिक लोकतंत्र है, अगर इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं अगर अपवाद होते हैं, एक या दो व्यक्ति को कहीं कोई तकलीफ होती है तो अपनी बात अगर उस मंच पे नहीं रखना चाहता है तो सार्वजनिक मंच पे रख देता है। पर अब घनश्याम जी को देख लीजिए, वो अपनी कई बात करें, पर हमने आज तक कभी भी इस मामले में कोई निर्णय लिया, क्योंकि अगर कोई बात आती है कि भाई अनुशासन की कोई बात है तो केंद्र के पास फैसला गया, केंद्र अपना निर्णय लेगा, पर वो बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। आप बताइए मुझे क्या कांग्रेस में कोई व्यक्ति ऐसी बातें कह सकता है, कर सकता है? पर आज भी वो भी हमारे विधायक है, ये भी हमारे विधायक है, और भी कई विधायक हो गए जिन्होंने हमने बात रखी। तो ये हमारी आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती सिर्फ इसी पार्टी में कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं। मन की बात हम सुनाते भी हैं तो मन की बात हम सुनते भी हैं। चलिए, पार्टी की खूबसूरती है कि अगर भवानी सिंह राजावत हमारे को सुन रहे होंगे तो जरूर वो मन की खूबसूरती को आगे कहेंगे कि इस तरह के खूबसूरत पल और सुनिए आप हमसे। खैर चलिए, बात केवल भवानी सिंह राजावत की नहीं है, कई मर्तबा इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं कि कार्यकर्ता कहते हैं कि आप उस लहर में का भरोसा मत करिए कि जो लहर 2013 में चल रही थी नरेंद्र मोदी की, वो हवा भी नहीं बची अब, और जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है वो जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। शायद यही वजह है कि कई बार जब कार्यकर्ताओं की मीटिंगें होती हैं तो उसमें एक अलार्मिंग पोजीशन में लाकर के पार्टी के उस प्रभारी को खड़ा कर दिया जाता है। बताया जाता है बीजेपी की ओर से कि अगर आज चुनाव होते हैं तो हम बहुत मुश्किल घड़ी में होंगे। ऐसे में 180 बीजेपी का दावा है, कैसे कामयाब होगा ये तो खैर ये लोग तय करेंगे कि मिशन में कामयाब कैसे होंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो निकल करके जो बातें सामने आती हैं उससे तो लगता नहीं है कि पार्टी में सब कुछ है। खैर, लेकिन ये भी एक नायाब तरीका है कि पार्टी में अगर कोई अंदर नहीं सुनता है तो बाहर से मीडिया के नाते ही आप सुनवा दीजिए। चलिए, ये अच्छी बात लगी आपकी भाकर साहब। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोग और प्लेटफॉर्म पे आए कि वहां सुनवाई नहीं हो रही, तो कम से कम चलिए मीडिया के माध्यम से हर जगह हो रही है, उनकी मर्जी है, चॉइस रहती है हमारे यहाँ कि आप अगर बात यहां बोल दी तो वो ये बात भी उनके कानों तक पहुंचती है, वहां बोल दे तो शायद वहां भी पहुंच जाती है। जब तक हमें लगता है कि बात अनुशासन के दायरे में है तो उस बात को स्वीकार किया जाता है, उस व्यक्ति की बात को तवज्जो दी जाती है। चूंकि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक विधायक है, पूर्व में भी रहे हुए, तो ऐसे व्यक्ति की बात को स्वाभाविक तवज्जो दी जाती है और बात सुनी जाएगी। जहां तक हम मिशन 180 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम चुनाव जीत करके आए थे तो उस समय हमने लोगों के सामने एक
एक उम्मीदों की किरण रखी थी कि हाँ, हमारा एक प्लेटफॉर्म था, एक हमने रखा था कि ये हम चीजें जो हम करेंगे। अब हम जनता के सामने जाएंगे तो उन 4-5 सालों का लेखा जोखा लेके जाएंगे, एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। और लोकतंत्र में देखिए, वोटर्स फैसला करते हैं कि वो ही फैसला करेंगे कि किस पैमाने पे हमको आंका जाए, और वो रिपोर्ट कार्ड में वो पास और फेल का निर्णय लेंगे। वो ये बताएंगे कि हाँ, हम अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से आपको राजस्थान की सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं, आइए और आप जन कल्याण और लोक कल्याण के जो भी आपने कार्य किए उनको और आगे बढ़ाए, जो काम किए उसके लिए हमें धन्यवाद और साधुवाद देंगे, जो कमी रह गई उनके लिए कहेंगे हाँ, आने वाले समय में इसकी पूर्ति की जाए। तो देखिए, हमने जो भी हमारी घोषणा पत्र, देखिए आप भी जानते हैं लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, चुनाव के अंदर घोषणा पत्र होता है। हमने 90% से भी ज्यादा, जैसा कि हमारे कई मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने कहा कि 90% से भी ज्यादा जो घोषणा पत्र, इसी के साथ संगीता गर्ग जी का भी एक सवाल था कि आप घोषणा पत्र को, जिसे सूरा संकल्प पत्र कहा था आपने, उसको एक ब्रीफ केस में रख करके भूल गए। ये आरोप कांग्रेस का है कि उसको खोल करके भी आप लोगों ने नहीं। कांग्रेस की बड़ी खिस्सानी बिल्ली जैसी स्थिति हो गई है। वो जानते हैं उनके पास मुद्दे बचे नहीं है, नेतृत्व विहीन है वो लोग, नेतृत्व में आपस में इतना संघर्ष चल रहा है उनके आप उकसा रहे हैं संगीता जी को। नेतृत्व संघर्ष इतना ज्यादा है कि कहा जाता है कि भैया पायलट युग की शुरुआत हो गई है, गहलोत खत्म हो गया, फिर कुछ आता है कि भैया पायलट साहब का तो ये हो गया, अब तो गहलोत साहब आ रहे। तो अभी इनके आपस में ही देखिए सत्ता संघर्ष इतना जी स्वाभाविक है। अगर विपक्ष आपस में ही लड़ मरेगा तो आप सोचिए ना, फायदा हमें होगा, पर वो एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है। आप देखिए इनके नीचे लेके, आप शाहपुरा की अभी घटना लीजिए, तो शाहपुरा से लेकर के इनके शीर्ष स्तर तक में जो सिर्फ फुटबॉल जारी है, जो जूतों पे जा रही है, वो एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अच्छे ढंग से वेट करें, यहाँ जनता के सामने जब जाए, वो अच्छी बात है। देखिए दम घुटना और एक दूसरे को लाते दूसरे चलाना में, दोनों में संगीता जी बहुत फर्क है, और जनता सब देख रही है, जनता फैसला करेगी। मेघवाल के बीच से किस तरह से कहेंगे? देखिए आपस में कहीं तकरार हो जाए, तकरार हो जाए, जूतम पेजार हो जाए, बीइंग फिजिकल, संगीता जी बीइंग फिजिकल एंड बीइंग वोकल में बहुत फर्क है। आप अपनी बात रखो, अपने पक्ष रखो, बात बोलो, कम से बोलो, शब्दों का चयन करो, बात लगे। पर आप राजस्थान की जनता ने देखा किस तरह से शाहपुरा के अंदर जूतम पेजार हुई, जिसको आपके केंद्रीय नेतृत्व ने उसके ऊपर बड़ा कड़ा रुख अपनाया। सर पायलट साहब को आकर के इंटरवीन करना पड़ेगा कि देखिए इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब जाके। पर मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, तो ये भी आने वाले समय में कांग्रेस में ये आगे ये बात और आगे बढ़ेगी, ऐसी और घटनाएं होंगी। राजस्थान की जनता के सामने एक अजीब सा चेहरा कांग्रेस का सामने आएगा। देखिए मीडिया का जमाना है, माननीय प्रधानमंत्री जो डिजिटलाइजेशन लेकर के आए, उससे अब हर चीज हर व्यक्ति को कुछ एक मिनट में डिजिटलाइजेशन की बात करें। कांग्रेस को हम कई चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव आधार पे लोगों के सामने जाएंगे। आप जाना चाहते हैं नेगेटिव आधार पे कि शायद बीजेपी की गलतियां हो गई इसलिए अब हमें वोट दो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, जो हमें पॉजिटिव काम किया उसके साथ के संगीता जी, पेट्रोल तो आपने 2003 में कितने ने छोड़ा था? आपको 37 में छोड़ा था, आपने 2014 में जब सत्ता सौंपी 10 साल में 83 रुपए का पेट्रोल को छोड़ गए थे। आप सोचिए क्षमता बढ़ा दी, जीडीपी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट बढ़ गई है, फॉरेक्स बढ़ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकर साहब 83 का आप बात कर रहे हैं, 83 रुपए में पेट्रोल इंडिया में कब बिक गया? ये बताइए। हाँ 2013 बॉम्बे का नहीं, बिल्कुल नहीं बिका, नहीं बिल्कुल नहीं बिका। मेरे पास तो अभी गलत जानकारी बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये बिल है, बिल्कुल नहीं, गलत है। बिल मौजूद है आज की तारीख में, बिल्कुल नहीं। आपको देखिए बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मैं कोई बात को हल्के में नहीं बोल रहे हैं ना, तो मेरे पास है डॉक्यूमेंट के इतने पे हम नहीं छोड़ा, जबकि आप मुझे लगता है आपको गलत जानकारी है, आप जानकारी लीजिए। और मैंने आपसे जो बात कही थी कि पेट्रोल 37 रुपए जब इंटरनेशनल मार्केट में
कम हुआ तो उसी अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कोई बात देखिए कोई भाजपा अपनी जेब में भरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो भी चीज तय होती है उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पड़ता है। आप बताइए पेट्रोल का जो भी रेट जनता को दिया जाता है उसका असर। देखिए मेरा मुद्दा नहीं आज का, मैं इस मुद्दे को आगे लेना चाह रहा हूं, लेकिन आपने जब दोनों ने जिक्र कर दिया और निश्चित रूप से मैं बता दूं एक सेकंड मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने अभी बात ये कही है, आपने एक इकोनॉमिक्स की बात कर दी है यहां, तो मैं आपसे पूछा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट तय करते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस, आपने यही कहा अभी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो पब्लिक भी और सीधा सा गणित जानती है, इनके टाइम पे $113 प्रति बैरल तक पहुंचा था, आपको अच्छे से ध्यान होगा, और 70-72 के आसपास पेट्रोल का मार्केट इन्होंने मेंटेन रखा। उस वक्त 17 रुपए का डिफरेंस 13 से 17 रुपए तक का डिफरेंस डीजल में रखा गया था। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज तो 80 के आसपास भी है, फिर आप इसको जिस तरह का बैलेंस 113 से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस तरह से जनता के लिए उचित जवाब देना है, बता रहा हूं। इसके टाइम पिछले 5 साल के अंदर मैं योगेंद्र जी उसका जवाब देना चाहता हूं। चलिए जवाब सुनिए, बताइए। क्रूड ऑयल का भले उस समय रेट के हिसाब से आज की बात करेंगे, आपको लगेगा क्रूड ऑयल में 107 था, भी 93, 97, 98 तो उसके हिसाब से कम होना चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद उसका रिफाइनमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और सबके अंदर जो तो लागत बढ़ी है, तो उस लागत को अगर अपन आज जैसे सम्मिश्रण करेंगे इसके अंदर, तो आपको लगेगा कि लगभग बराबर सही है। एक बार संगीता जी, सर मुझे एक चीज बताइए, दीपक भाकर साहब बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं आप, लागत ये 4 साल में बढ़ी है कि पहले क्रूड ऑयल से गाड़ियां चल रही थी, उसका कोई रिफाइनरी में जाता था पहले? नहीं, मैं आपको बताऊं, जब देखिए जो आपने 103 बोला या 98 बोला, अगर $5 प्रति बैरल का अगर फर्क आ रहा है, $6 प्रति बैरल का फर्क आ रहा है, नहीं सर, नहीं 113 का मतलब हुआ जो भी फर्क आ रहा है उसके बाद रिफाइनमेंट प्रोसीजर, पेट्रोल जो कच्चे तेल को जब तक अपन सब समझ गए हम लोग पेट्रोल में जाते हैं। सर एक बात बताइए, आप 113 में जब खरीद करके लेके आ रहे होंगे तब भी तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस लगता होगा, या आपको ये बताओ 5 साल के अंदर आप अच्छा आप बताइए, एक ब्रिज की कॉस्ट होती है 500 करोड़ का बनता है जब उस समय उसका किया जाता है, लेकिन आप देखिए जब तक 5 साल में वो बनता है तो उसकी लागत 500 से 15 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नहीं, जवाब आपको आप इस बात पर भी संगीता जी जवाब आप देखिए। अच्छा संगीता जी बताइए, आपको लगता है पेट्रोल का रेट ज्यादा है, इससे टैक्स काटेगा, तो क्यों ना पंजाब से शुरुआत की जाए, कर्नाटका से शुरू जाए। पंजाब क्यों नहीं आज के तेल में आज पेट्रोल को 50 रुपए कर देता है, डीजल को 55 कर दीजिए, आप शुरुआत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस जन टीवी के माध्यम से हम आपको फॉलो करेंगे। एक अच्छी शुरुआत आप करिए तो सही। कांग्रेस से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी केंद्र की राज्यों से कहकर आप ये बताइए, सरकार पंजाब एक अच्छी शुरुआत करिए। अगर कांग्रेस जनता की भलाई के बारे में भास्कर साहब आपने एक बड़ी रोचक बात कही, कर्नाटका बड़ी रोचक बात कही, हम आपको फॉलो करेंगे। सर फॉलो करेंगे। आप इस इकोनॉमिक्स के लिए क्या मनमोहन सिंह पे भरोसा करना चाह रहे हैं क्या? योगेंद्र जी छोटी सी बात नहीं, वापस मनमोहन सिंह का दोस्त चाहते हैं आप अपना राज्य का टैक्स तो लग ही रहा है पेट्रोल पे, जीएसटी में क्या है, राज्य का टैक्स ही नहीं लगेगा। देखिए सर जीएसटी वो भी आ जाएगा, पर तब तक के लिए बात तो कर लें। नहीं बात सुनिए, आप देखिए जनता को फौरन राहत देनी है तो अपने राज्य के टैक्स कम किए जाए। आप मानते हैं इस बात से सहमत हैं? तो शुरुआत पंजाब से होता है, क्यों नहीं कर सर? ये क्यों सर एक बात उससे ममता जी से शुरू। मैं आपको वो डेट याद दिलाना चाहूंगा, अमित शाह ने कहा कि भाजपा शासित राज्य वैट कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे। किसी के कहीं पे जू रेखती नजर आई? मुझे राजस्थान में तो लगता नहीं है कि 1 रुपए भी कम किया हो, उल्टा बढ़ा था। जैसे फ्यूल रेट्स कम होते चले गए वैसे हम लोगों ने सेस बढ़ाना शुरू कर दिया और तेज कर दिया इसको। राजस्थान में आपको मालूम है कितना पे कर रहे हैं हम लोग? जब आप सेस की आप बात करें, आप बताइए इन लोगों ने शुरू किया, आप लोग कम कर दीजिए, आप कम कर दीजिए, 3 बार। अरे सर इन्होंने अगर कुछ नहीं किया तभी तो साइड में बैठा है, आप उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको यही बताने वाला हूं, आने वाले समय में एक बार और रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे
और संभावना वहां तक है लोगों को बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा राहत आने वाले समय में मिलने वाली है। 4.5 साल का सर आप ना नोमन फेल होगा ना वादा लागे कि आपको वो वाली बात साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम सैनी साहब चलिए ओम सैनी संगीता जी, ओम सैनी साहब के पास में एक बात सुनिए। ओम जी संगीता जी प्लीज एक बात। ओम जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाकर साहब के बड़े रोचक तर्क सामने आ रहे हैं और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी बड़े अंदाज में कुछ रिएक्शंस भी आ रही हैं हमारे पास में, जो कह रहे हैं कि ये तर्क समझ में नहीं बैठा कि जब 100 के पार अगर प्रति डॉलर पर बैरल अगर हो रेट और अभी अगर 80 में है तो आप तर्क दे रहे हैं कि महंगा नहीं मिलेगा क्या। कुछ लोगों का कहना है कि जब 80 रुपए में प्याज मिलेगा और एक आप 113 में दे रहे हो तो अंतर तो काफी है, इसमें तो 33 रुपए का अंतर है, आप उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सहमत है भाकर साहब के तर्क आपने सुने, क्योंकि ये सारी चीजें हैं इनका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। दबी जुबान में भाकर साहब आपको मैं कह सकता हूं इस बात को, आप इसको स्वीकार करें ना करें, अंदर से स्वीकार आप भी करें। सुन लीजिए आप एक बात, आपके कई विधायक ये बात कह चुके हैं कि राजस्थान में प्याज बाजरा सरकारें बदलवा चुका है और अब की बार ऐसा नहीं हो कि फ्यूल रेट की वजह से आने वाले समय में लोगों को राहत मिलने वाली है। मैं यही आपको बताने वाला हूं। आप कितने राहत दे देंगे? 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए इस सबके बावजूद 25 आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बहुत बड़ी राहत आने वाले समय में बहुत जल्द मिलने वाली है। चलिए बहुत बड़ी किसको बोल रहे हैं आप? बहुत बड़ी चलिए इसके लिए चलिए इसके लिए कहेंगे अभी। चलिए 25 रुपए तो बढ़ा भी नहीं है आप। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, क्रूड ऑयल के अनुपात में कम होना चाहिए था। मैं बार बार आपको वही चीज पिछले 5 साल के अंदर मैं आपको फिर संगीता जी प्रोसेसिंग बहुत बढ़ गई है, तब से बहुत कम हुआ। प्रोसेसिंग बहुत बढ़ गई है 5 साल के अंदर। जो लागत जो आती है क्रूड ऑयल को फाइन पेट्रोल में काम कन्वर्ट करने में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। एक बार सर ये प्रोसेसिंग रेट किसने बढ़ा दी? आप लोग एक तरफ तो महंगाई नहीं हुई उसको भी मान के चल रहे हैं, को अमेरिका का ईमानदारी से बताइए अमेरिका का तो दाल कितने में छोड़ेगा? आप बात नहीं सुनते आप मेरा सवाल तो सुने। आपने कहा कि प्रोसेसिंग फीस 4 साल में बढ़ गई। सर आप इसको भी इस पे भी आप नहीं टिकेंगे? ये प्रोसेसिंग फीस किसने बढ़ा दी? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी से बड़ी होगी ना। को अमेरिका या जापान या ब्रिटेन इनके तो पॉलिसी यहां पे आई नहीं है कि उनके यहां पे ऐसा हो रहा था इस वजह से हमारे यहां रिफाइनरी चार्जेस बढ़ गए। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ स्थितियां नहीं बदली है महंगाई के अंदर, फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेज इतना बढ़ गया कि 1 लीटर पे 25 रुपए का खर्चा हो जाए। आप 2 बातें क्यों कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। हाँ बताइए। कहां तक है? देखिए जो महंगाई की जिससे आपने बात की उसी अनुपात में मैं वही आपको बताना चाहता हूं। महंगाई हमारे उद्देश्य ये था कि एक आम गरीब को अपने घर में दाल रोटी मिले और अच्छे ढंग से मिले। तो आप चले दाल को 70 से 90 पर लेके आए। चले 180 160 चले आपका दाल का दाल की रेट 200 भी पहुंची। इतना कह सकता हूं हमने 90 पे लेके आए। संगीता जी रोटी नहीं दे पाए। मैं तो इतना कह सकता हूं, मेरे बात सुनिए, मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे आज जो मैं आप लोगों के तर्क सुन रहा हूं फ्यूल रेट्स पे, वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में लेकर के जा रहे हैं, जो नहीं चाहते हुए भी मुझे वापस 5 से 6 साल पहले कांग्रेस के उस राज की ओर लेकर के जा रहे हैं जब कांग्रेस ये भाषा का प्रयोग किया करती थी। कोई अंतर मुझे महसूस नहीं हो रहा। ये राजनीतिक दलों के सत्ता का वो अहंकार बोलता है जो जनता की प्रॉब्लम से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है, जिसकी जेब कटती है। कोई व्यक्ति 50 रुपए का पेट्रोल डलाने से पहले सोचता है कि इस 50 रुपए से मेरा 2 काम हो सकते थे, लेकिन चलिए स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये पार्टी का अहंकार है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आपको बहुत ज्यादा राहत आने वाले समय मिलने वाले हैं। सर आने वाले समय में जनता तय करेगी कि किसको कितनी राहत देनी है। मैं ओम सैनी साहब से बात करना चाहूंगा। ओम जी आप पब्लिक के बीच बैठते हैं, पब्लिक के रिएक्शंस अभी आप भाकर साहब को सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं नाम नहीं कोट करना चाहूंगा कि एयरपोर्ट पे मैंने फ्यूल रेट्स को लेकर के पूर्ववर्ती सरकार के केंद्रीय मंत्री साहब से मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने बातचीत की, एयरपोर्ट पे पूछा कि फ्यूल रोड से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप उसकी परवाह मत करिए, ये सब ऐसे ही चलता है और अगर देश का विकास करना है तो ये सब चीजें होंगी। वो भाषा आप लोग बोल रहे हैं जिसका तो बोले ये बात हमने आने वाले अमित शाह मिलने वाले। सर अमित शाह 8 दिन पहले कहें कि 3-4 दिन के अंदर आप सुनिए, जिस बात को अगर 8 दिन होते हैं, ये अभी धर्मेंद्र प्रधान का 5
आधा घंटे पहले का बयान है, क्या कह रहे हैं वो? चलिए ओम सैनी साहब के पास में जाना राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार का सर्वोपरि है। ये चुनाव पे इसका इस बात को दोहराऊं कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के अंदर आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 100% राहत मिलेगी, पक्का मिलेगी, क्योंकि पब्लिक ही तय करेगी। राहत के काम जो है वो राहत पब्लिक देगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा ओम जी कि किस तरह की स्थितियां इस वक्त, मैं राजनीतिक धरातल की बात करना चाह रहा हूं वापस, क्योंकि फ्यूल रेट्स हैं वो पब्लिक देख रही है, क्या करना है वो डिसीजन उसका है। बहुत स्मार्ट पब्लिक है और वो जो उसको मंजूर होगा वो वही करेगी। सर अभी आज अगर चाहे बीजेपी को रेट्स बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही होंगी, कम दिखाई दे रही होंगी, वो अपना कहना एक हो सकता है, लेकिन पब्लिक के साथ मैं दोनों राजनीतिक दलों की स्थितियां देखना चाहूंगा कि आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं दोनों दल। देखिए, मैं कुल मिलाकर के भाकर साहब से तो कहना चाहता हूं कि आप मनमोहन सिंह जी के जमाने में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी या कम हुई, उस वक्त जो बयान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का है जरा देख लीजिएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कितने कटु बयान दिए थे और क्या क्या कहा था। नंबर 1। नंबर 2, जरा आप ये भी जांच लीजिएगा कि क्रूड ऑयल जो आता है उसके साथ रिफाइन करने के बाद में टैक्सेस कैसे कैसे लगते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा स्पष्ट है। आप किस तरीके से अपनी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को ये सब लूट का मौका दे रहे हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से मान करके दे रहे हैं कि साहब वो मजबूत हो, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल आप लोग कहां करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो इन सारी बातों को समझिए। साथ साथ में जनता लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है कि डीजल के भाव बढ़ने से, पेट्रोल के भाव बढ़ने से, जो सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, जो ट्रांसपोर्ट में जो सब अचानक चीजें इतनी हाई हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सहमत है आपकी बात? सहमत नहीं, आप पे नाराजगी है। सहमत आप हो या ना हो, जनता आपसे इस कदर खफा है कि अगर आज आप जनता के बीच में जाएंगे, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके देवी सिंह भाटी भी यही बोल रहे हैं, आपके राजावत भी यही बोल रहे हैं, आपके नरपत सिंह राज भी बोल रहे हैं, आपके बाहर गए हुए घनश्याम तिवारी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अंदर बैठे हो, जिनको पार्टी को सुधारने के लिए अपनी भाषा, परिवार के लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो बात को मान रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि आने वाले समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुनावों से फुर्सत नहीं है, उनको इधर से उधर चुनाव करवाते फिर रहे हैं। आपको जो आप राजस्थान में देख रहे हैं वो देखिए, आपके पास में अध्यक्ष भी नहीं है। आपको तो बोलना चाहिए कि हमारी किस तरीके से जनता खफा हो रही है और किस तरीके से हम परेशान होने जा रहे हैं, तो आपको तत्काल निर्णय लेना। आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि नहीं जल्दी होगा। आदमी के प्राण जा रहे हैं, कोरोना इंजेक्शन चाहिए, और आप कहेंगे मर जाएगा तब लगाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति बहुत जल्दी 180 का दावा और 25 सीट का दावा आप स्वयं शून्य बनाने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैसला करें, जनता को राहत देने की बात करें और आपका स्वर बदलें। ये आपका जो खामखा आपने रोजगार दिया, आपने महंगाई नियंत्रण, क्योंकि वो मैकेनिज्म मैं भी समझना चाहूंगा बीजेपी से कि लगातार आप महंगाई, फ्यूल रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी मिशन 180 सामने दिखाई दे रहा है, मिशन 25 दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को कुछ वो रेसिपी मैनेजमेंट की चुरानी चाहिए आप लोगों को कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मिशन में कामयाब कैसे होने जा रहे हैं। तो संगीता जी, ये आप लोगों के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि बड़ी एक मजबूत बात हो सकती है कि जब भाकर साहब दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीट के साथ में आएंगे, बीजेपी दावा कर रही है इतनी सीट के साथ में आएंगे, और पब्लिक में हाहाकार मचा हो, चाहे पानी का हो चाहे फ्यूल रेट्स का हो, तो थोड़ा बहुत तो उस मैकेनिज्म को आप लोग कहीं अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। आप चुराई लीजिए उसको कि किस तरह से ये सब कामयाब कैसे होंगे, उसके आसपास हम भी पहुंचने की कोशिश करें। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैनेजमेंट में बेहतर हो सकती है, लेकिन जनता के लिए, विकास के लिए, इनके लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, बहुत सारी स्कीम्स हमारी थी, जिसमें बहुत बड़ी एक योजना थी, निःशुल्क दवा योजना। योजनाओं का जिक्र करना अभी समय नहीं है, तो बहुत सारी स्कीम्स थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री जी ये कहा करती थी कि निःशुल्क दवा योजना एक जहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति नहीं रही। योजना को जहर नहीं बताया, देखिए उन्होंने ये कहा, मेरा ऑब्जेक्शन मैंने खुद ने योजना को जहर नहीं बताया, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के लिए बोला गया था, क्योंकि ये बात फैक्ट है। देखिए, ना वसुंधरा राजे ने कभी कहा, ना बीजेपी के नेता ने कहा योजना को जहर नहीं। बहुत अच्छी थी, पर उसका अंदर आपकी दवाई दी हुई। बताइए। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुत घटिया क्वालिटी की मेडिसिन आपकी सरकार द्वारा उस समय लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया था। अभी मैं आपको और बात बता रही हूँ, इसी से संबंधित बता दूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल जे पे काम किया कि झूठ बोलो, जल्दी बोलो और जोर से बोलो। क्या बात है, ये तो अपने नया नुस्खा निकाला अभी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल जे पे काम करके जनता को गुमराह कर
करती रही और जनता को हमारी जो स्कीम थी, हमारी जो योजनाएं थी, उनको एक तरीके से फ्लॉप साबित करने में लगी रही। लेकिन आज जनता आपके ट्रिपल जे पे नहीं जाएगी कि आप कितना भी जल्दी बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, आज नहीं जाएगी, क्योंकि जनता ने वो ट्रिपल जे पे आपने जो काम किया ना, वो अब आपका फेल हो चुका और जनता ने उन सारी चीजों को समझ भी लिया है। और जो आप कह रहे थे कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, कहते कि आपका हमारे नेतृत्व है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि संगीता जी, ट्रिपल जे का मतलब होता है जय जवान और जय जनता। सुनिए, वो हमारा जय जवान जय जनता है, वो ट्रिपल जे वो आपकी परिभाषा है। अगर एक जय और बोले, एक रह रहा है, दो ही पूरे हो पाए। भाकर साहब एक और बोलिए आप। अच्छा, मैं जो चीज कहना चाह रही थी कि इन्होंने ये कहा कि आपके पास नेतृत्व नहीं है। मुझे बड़ी हास्यास्पद बात लगी कि नेतृत्व तो इनके पास नहीं है कि बिना पिलर के छत डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिना पिलर, आपके तो पिलर ही नहीं है और आप छत डालने की कोशिश कर रहे हो। नेतृत्व आपके पास नहीं है। संगीता जी, संगठन अगर सबसे कहीं मजबूत है तो हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है। पार्टी की काडर बेस्ड पार्टी है तो हमारी पार्टी है। भाकर जी, भारतीय जनता पार्टी की टूट और फूट राजस्थान की जनता भी देख रही है और केंद्र से जो सामंजस्य आप कर रही है, टूट वो झेलेंगे पर लूट नहीं झेलेंगे। कांग्रेस ने 60 साल तक लूटने का काम किया इस देश को, इस प्रदेश को। तो देखिए, टूट फूट अपनी जगह है, झूठ और लूट अपनी जगह है। कांग्रेस ने लूट झूठ का सहारा लिया तो जनता ने उन्हें बाहर बैठा दिया। टूट फूट है तो रिपेयर हो सकता है, आप लोग सबक रिपेयर हो सकती है। भाकर साहब इससे सहमत और याद मत करिए। भाकर जी, मैंने आपको कहा कितना भी आप झूठ बोले, लेकिन जनता को अब समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया। पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है। मैं राजस्थान की बात करूं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। चलिए, आप लोग ये तो मानने लगे हैं कि शुक्रिया दोनों का शुक्रिया। संगीता जी, आत्महत्या कर ली, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किस आधार पर आप तो ऐसे बात करें? 7 साल का बड़ा स्वर्णिम युग रहा। आप जानते हैं कहां से कहां चले गए? आप देश चले गए ना, सिर्फ देश को लूटने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार की साख बढ़ी है, राजस्थान के अंदर जनता को बहुत लाभ मिले। आप देखिए, भामाशाह योजना ले लीजिए, हमारी योजना ले लीजिए, जनधन योजना ले लीजिए, समय हो चुका है, संगीता जी समय हो चुका है। खैर चले, हमारा जो लबोलुआब ये था कि राजस्थान में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने, दोनों पार्टियां काफी कष्ट में इस वक्त फंसी हुई हैं। बेशक दावे कुछ भी किए जाएं, लेकिन दोनों ही तरफ गुटबाजी जिस तरह से सामने आ रही है और आने वाले दिनों में तय मान के चलिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हालात वैसे ही और बिगड़ते जाते हैं, या कहें कि सुधरने की बात जिसे राजनीतिक दल मानते हैं, दावे किए जाते हैं कि हमारे यहाँ जीत दिख रही है कार्यकर्ताओं को, तो इस वजह से टिकट मांगने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक तर्क होता है इस तरह का, लेकिन फिलहाल ये कहना यहां लाजमी होगा कि दोनों को ही संघर्ष काफी करना होगा, क्योंकि बीजेपी जिस रूट पे अभी चल रही है तो वो इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल हम जैसे करेंगे वैसे ही पब्लिक उसी ओर डाइवर्ट होगी। और मोदी साहब का 2013-14 का जो करिश्मा है वो भी अब उस कदर सिर चढ़ा हुआ नहीं है कि लोग घर से निकल करके कहें कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। ये कुछ इस बार स्लोगन से काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मुश्किल होगा। ऐसे में 180 में कामयाब कैसे होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी अपने स्टैंड पे कायम है। उधर कांग्रेस की बात करें तो हाल ही में हुए बाई इलेक्शन, उसकी विजय की वजह से उसे जमकर बुनाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि जनता मूड बदल चुकी है, शायद यही वजह है कि बाई इलेक्शन में हमारे साथ जुड़ी है। उस रूट लाइन को पकड़ करके सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि मेरा गौरव मेरा बूथ। हम उस अभियान को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्राएं होंगी, अमित शाह की यात्राएं होंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी तरह से चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।